नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रदेश के सभी शहरों में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। खास तौर पर रात के समय तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और सुबह शाम शीतलहर से लोगों में कपकपी छुड़ा रही है। इस प्रचंड सर्द मौसम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार आधी रात को जयपुर शहर के जायजा लेने निकले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर में जरूरतमंद और निराश्रितों के लिए अल्बर्ट हॉल के नजदीक संचालित रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो शहर में चलने वाले रैन बसेरों में रुकने और सोने के लिए जरूरतमंदों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने रैन बसेरों में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने और एंट्री रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करने के भी निर्देश दिए। रोड के किनारे एक एक कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं, तो सर्दी नहीं लगे उनको। ऐसी व्यवस्था हमारी रैन बसेरे की व्यवस्था कैसी है, बार थोड़ा सा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इस मौसम में जिस तरह से हम देखते हैं कि सभी लोग परेशान होते हैं, उनको किसी को परेशानी नहीं। मैंने आप सभी से कहा है और मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के माध्यम से भी हमारे सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं और हमारी नगर निगम ने रैन बसेरा बना है, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन फिर भी किसी तरह से कोई किसी को परेशानी नहीं हो आवश्यक है, इसलिए सभी लोगों को देखना और उनको कोई परेशानी नहीं होता है। कोई कोटा के हैं, कोई झुंझुनू के हैं, सौली के हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। और कारण ये है कि हॉस्पिटल हमारा सबसे बड़ा है, तो लोग उनका टेंडर भी है, तो उनको खाना ठीक प्रकार से मिल जाए, ठंड में उनको रुकने की व्यवस्था ठीक हो जाए, तो बहुत अच्छी व्यवस्था रैन बसेरे में है। और वो लोग से बातचीत की, निश्चित रूप से वो बहुत ही बढ़िया हैं और कह रहे हैं कि साहब खाना भी अच्छा मिलता है और वो ठंडी से बच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, उत्कर्ष कोचिंग पर आयकर विभाग की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। संस्थान के 19 ठिकानों पर जो है छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, लॉकर्स की भी जांच पड़ताल की जा रही है। छापेमारी में लाखों के बेहिसाबी कैश भी बरामद किए गए हैं। तो उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के सभी 19 ठिकानों पर छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। उत्कर्ष के जोधपुर में 16, इंदौर, प्रयागराज और जयपुर में एक एक ठिकानों पर छापेमारी जो है वो हो रही है। आपको बता दें, आयकर विभाग की छापेमारी में लॉकर्स की भी पड़ताल जो है वो हो रही है, जिसमें से अब तक लाखों रुपए की बेहिसाबी नकदी भी मिली है। वहीं कुछ अघोषित ज्वेलरी का भी आयकर विभाग के अधिकारियों को पता लगा है। आपको बता दें, उत्कर्ष के मुख्य कर्ता धर्ता निर्मल गहलोत के साथ तरुण गहलोत और भौरी गहलोत, करुणा गहलोत और ओम प्रकाश गहलोत की भी आईटीआर का विस्तृत विश्लेषण जो है वो लिया जाएगा। आपको बता दें, निर्मल गहलोत आवास पर भी आयकर विभाग की जो टीम है वो मौजूद है। तो लगातार उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में आयकर विभाग की टीम जो है वो लगातार जो है छापेमारी कर रही है। कल से ये छापेमारी जो है वो जारी है। आपको बता दें कि 19 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है उत्कर्ष कोचिंग सेंटर जो है वहाँ पे लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जो है लगातार जारी है। वहीं अगर जयपुर की बात करें तो वहाँ पे कई कैश भी बरामद किए गए हैं। सोने के साथ साथ कई और लाखों के कैश जो है वो अधिकारियों के पास से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, उत्कर्ष के मुख्य कर्ता धर्ता जो निर्मल गहलोत है, उनके घर पर भी जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। तो लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम जयपुर से बता रहे हैं, जहां उत्कर्ष कोचिंग पर आयकर विभाग की छापेमारी जो है लगातार जारी है। पिछले कल रात से ये छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। 19 ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है। वहीं अगर सिर्फ जयपुर की बात करें तो वहाँ 16 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। स्टूडेंट जो है वो वहाँ से लौटते हुए नजर आ रहे हैं।
और आयकर विभाग की टीम जो है वो लगातार कल रात से ही वहां पे मौजूद है। तो छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है। संस्थान के 19 ठिकानों पर जो है वो छापेमारी चल रही है। तो आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्योति गुप्ता जुड़ चुकी है। ज्योति, क्या कुछ अब अपडेट है, क्योंकि जिस तरीके से कल से ये छापेमारी चल रही है, अब इस वक्त क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आए हैं? जी प्रज्ञा, जिस प्रकार लगातार 2 दिन से उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में जो छापेमारी चल रही है, वो करीब जोधपुर के लिए 14 जगह पे छापेमारी हुई है। वहीं जयपुर में भी कंटिन्यू छापेमारी रही है। उज्जैन और भी कई जिलों में जो है वो छापेमारी चल रही है और आगे 2-3 दिन ये छापेमारी चलने का और अनुमान है। क्या कुछ इनपुट मिले हैं ज्योति वहां से? जी, जो उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के संचालक है निर्मल गहलोत, उनके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, जहां काफी मात्रा में और उनके घर पर भी जो छापेमारी वो हुई है, वहां काफी मात्रा में कैश और ज्वेलरी मिला है। वहीं जो स्टाफ है उनकी सैलरी स्लिप और अकाउंट सभी वहां अधिकारियों द्वारा कंटिन्यू उन पे सर्च किया जा रहा है। करीब 150 अधिकारी वहां पे छापेमारी में लगे हुए हैं। ज्योति, अगर बात की जाए, क्योंकि ये छापेमारी जो है वो कल से शुरू हुई है, जिस तरह से अचानक से आईटी विभाग की टीम जो है वो कोचिंग सेंटर में एंट्री करती है, स्टूडेंट जो थे वो वहां पे स्टडी कर रहे थे, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे थे, तो आज किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि क्या कुछ स्टूडेंट अभी भी कोचिंग सेंटर में पहुंच रहे हैं? नहीं, जिस प्रकार जो कल से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर पेरेंट्स और बच्चे दोनों में चिंता बनी हुई है और काफी स्टूडेंट तो मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि जो उत्कर्ष के जो कोचिंग संस्थान थे उनमें जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो पीजी में रहकर कर रहे हैं, बाहर के बच्चे हैं, तो काफी बच्चे तो स्विच कर चुके हैं और जो पेरेंट्स है वो कंटिन्यू चिंता का है, ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है। ज्योति, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कल से ये छापेमारी जो है वो चल रही है, लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, और जिस तरीके से ये छापेमारी चल रही है वो ऐसा लगता है कि 2 या 3 दिन तक ये छापेमारी चलेगी। तो क्या लगता है कि जो क्लासेस हैं वो दोबारा से स्टार्ट किए जा सकते हैं, या कुछ इस तरह के इनपुट सामने आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि जिस प्रकार छापेमारी हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि जो 150 अधिकारी जो जांच में लगे हुए हैं उनमें काफी हद तक सबूत जो क्लासेस के खिलाफ थे, उसके खिलाफ सबूत जुटाए गए हैं। काफी मात्रा में गड़बड़ मिली है और जो फिजिक्स वाला शेयर कंपनी फिजिक्स वाला के साथ में जो ये इशू चला था, जो करोड़ों का घालमेल, करीब 800 करोड़ का जो घालमेल है वो बताया जा रहा है। तो लग नहीं रहा कि कोचिंग अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली अभी जयपुर में 15 दिसंबर को पहला ये जो कोचिंग थी विवादों में आई थी, जो बच्चे बेहोश हुए थे, और अब इस तरह आयकर की छापेमारी कोचिंग को संदेह में ला रही है। बिल्कुल ज्योति, अभी जैसे आपने बताया कि कुछ दिन पहले जो स्टूडेंट बीमार हुए थे 15 दिसंबर को, उसके बाद से अचानक से फिर ये आईटी विभाग का जो छापेमारी है वो सामने आ गया, तो क्या लगता है कि स्टूडेंट का जो फ्यूचर है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो हायर लेवल की स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खोले जाते हैं, तो क्या और भी जो कोचिंग संस्थान है उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है? बिल्कुल प्रज्ञा, जिस प्रकार आज उत्कर्ष बहुत बड़ा नाम है, अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की बात की जाए, चाहे ऑनलाइन देख लीजिए चाहे ऑफलाइन देख लीजिए, काफी स्टूडेंट इन क्लासेस में होते हैं, लेकिन जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आ रही है, अगर प्रशासन किसी और अगर कोचिंग संस्थानों में भी पता करे तो हो सकता है इस तरह की अनियमितता और कॉलेजों में और कोचिंग संस्थानों में मिले, क्योंकि जिस प्रकार पहले जो फायर सुविधा थी जो लगाई जाती है वो भी कई कोचिंगों में पूरी नहीं है, और इस प्रकार की चीजें अगर होती है तो काफी जो कोचिंग है वो संदेह के घेरे में आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सांचौर जिला खत्म करने के फैसले पर समीक्षा की बात कह चुके बीजेपी नेता ने अब यू टर्न ले लिया है। जालौर सिरोही सीट से पूर्व सांसद देवजी पटेल ने बयान दिया है कि सांचौर जिले की जिस दिन नींव रखी गई थी तब मुहूर्त शायद अच्छा नहीं निकाला गया था। देवासी समाज के बेटे का उसी दिन खून हुआ, वो कलंक अब मिटाया है।
यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आनन फानन में जिले बनवाए थे। जब जिले बने हैं, उस जिले का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसके बीच बड़ा गैप था। फिर बाद में रानीवाड़ा और बागोड़ा में बड़े धरना प्रदर्शन भी हुए। आपको बता दें, पूर्ववर्ती सरकार ने जब नए जिले बनाए उस समय बागोड़ा को रानीवाड़ा से जोड़ा गया। सांचौर जिले के फैसले पर अब समीक्षा होगी। तत्कालीन जब जिले बनाए उस टाइम पे बागोड़ा को रानीवाड़ा से जोड़ा कि भाई डिप्टी जो ऑफिस है वो रानीवाड़ा लगेगा। रानीवाड़ा की एक पंचायत ली, एक पंचायत समिति ले ली बागोड़ा, और सांचौर एक विधानसभा, जिसको तोड़ मरोड़ के जिला बनाने की कोशिश की। और तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने भी सम्मान्य सुखराम जी को ये कहा कि आप रात को सोए और सुबह जिला बना दिया। तकनीकी पहलुओं को देखे बिना, लोगों को विश्वास में लिए बिना, और जो जनता है उस जनता को जो उनकी आपत्ति थी उस आपत्ति को सुने बिना ये जो जिले बनाए, उन जिलों को भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि इसकी समीक्षा करके ये जो निरस्त जिले हुए, इन जिलों को वापस पुनर्गठित किए। खबर अनूपगढ़ से है, जहां जिला बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि और सरपंच जनप्रतिनिधि की बैठक हुई। इस बैठक में जिले को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से चर्चा करते हुए आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। आपको बता दें, इस दौरान जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश बिश्नोई और व्यापार मंडल अनूपगढ़ के पूर्व अध्यक्ष भजन लाल कामरा और विधायक शिमला नायक के साथ और भी कई लोग जो है वो मौजूद रहे। बैठक है, उसमें हमारा एक अनूपगढ़ जिला भी शामिल है, जिसको लेके लगातार हमने जो हमारा था चक्का जाम भी किया, हमने हाईवे जाम भी किया, व्यापार मंडल में भी हमारी मीटिंग हुई, बाजार भी हमारे बंद रहे। तो उसको लेके लगातार हम 365 हेड में जो जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश जी के नेतृत्व में वहाँ भी हमारी बैठक हुई है। आज हमने रावड़ा भी बैठक की है। इसके पश्चात हमारी गड़साना व्यापार मंडल के अंदर भी बैठक है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने जो निर्णय लिया, 12 साल के जो जनता का संघर्ष था, हमारे 250-250 किलोमीटर की हमारी दूरी थी, जो पूरा का पूरा एक राजनीतिक द्वेषता रखते हुए अनूपगढ़ जिले को इन्होंने समाप्त किया है। तो उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जहां जनता के अंदर भारी आक्रोश है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे एक आम आदमी है, जहां से 250-250 किलोमीटर की दूरी है, तो इन्होंने हमारे जो एरिया एक जिला था उसको तहसील पे लाके छोड़ दिया है। हमारे एरिया को बहुत भारी नुकसान हुआ है, जबकि हमारा एरिया भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से देखते हुए सारे जो क्राइटेरिया थे, जो नॉर्म्स थे, वो पूरा करते थे। और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मेरा एक सवाल है कि जो भरतपुर से ढींग जिला मात्र उसकी 38 किलोमीटर दूरी थी, वो आपने किस बेस पे रखा? अनूपगढ़ का एरिया आप देखिए, जहाँ की जनता को किस तरह से आप लोगों ने परेशान किया है। और जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जनता की भावना को देखते हुए अनूपगढ़ की सौगात जनता को दी थी, और जनता ने बहुत अच्छा मान सम्मान हमें दिया था। तो आज हमारी लगातार हमारी बैठक है और एक बड़ा हमारा प्रोग्राम है, जो गैर राजनीतिक संगठन। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत बनाई गई सहरिया मॉडल कॉलोनी का किशनगंज विधायक ललित मीणा ने शुभारंभ किया, और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कॉलोनी सहरिया समुदाय के लिए एक नया जीवन देगी, साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास को सशक्त भी बनाएगी। इस कार्यक्रम में सहरिया मॉडल कॉलोनी के लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाकर भूमि पट्टे पर वितरित किए गए। आपको बता दें, विधायक ललित मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहरिया समुदाय के प्रति संवेदनशीलता और उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सराहना भी की। और इस विधायक ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनसे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जनमन जो योजना है उसमें भारत में 12 जिला अग्रणी रहा है, और भारत की जो पहली मॉडल कॉलोनी थी वो खटका गांव में 12 जिले में ही बनी थी। उसी कड़े में दूसरी कॉलोनी है जो किशनगंज, जो एक एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है,
उसमें इनिशिएटिव लेके यहाँ पे जो BDO साहब हैं, जो सरपंच साहब हैं, इन लोगों ने मिल करके यहाँ पे ये एक बीड़ा उठाया था कि हम दूसरी मॉडल कॉलोनी बनाएंगे और उसमें जो आवास आज पूर्ण हो गए हैं उसमें हम अपने माननीय विधायक महोदय के साथ यहाँ पे उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है। पर्पज़ ये था कि इनको देख के और भी लोग प्रोत्साहित होंगे और अपने घरों को इसी रूप में एक मॉडल तरीके से बनाएंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे MPC का प्रपोजल भी भेज दिया, लैंड हमने ऑलरेडी अलॉट कर दी है, तो MPC बनता है जिसमें कि 60 लाख रुपए मिलते हैं, वो भी यहाँ पे बनाया जाएगा। हमारा पानी का काम भी यहाँ पे जल्दी शुरू होने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर हम यहाँ जो पाइपलाइन बिछानी है वो भी बिछा लेंगे और बिजली का काम 1 हफ्ते में हमारा ख़त्म भी हो जाएगा, तो सभी घरों में कनेक्शन हो जाएंगे। और आज पूजा अर्चना करके इन 12 लोगों को चाबियाँ माननीय विधायक महोदय द्वारा सौंपी जाएंगी। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां सिख समाज के नगर कीर्तन में कार घुस गई। इस हादसे में एक महिला और एक बच्ची सहित 4 लोग जो है वो घायल हो गए। इस हादसे से गुस्साई भीड़ ने कार पर हमला कर दिया और आरोपी ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी नाबालिग है और पुलिसकर्मी का बेटा है। साथ ही गाड़ी पर विधायक का स्टिकर भी लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस कार के ऊपर ओवरलोड थे, 6 सवारी जो थे इसमें सवार थे। वहीं पुलिस इस मामले की पूरी कार्रवाई जो है वो कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जालौर से है, जहां खोखा से मारखानिया तक की सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। ये सड़क लगभग 6 किलोमीटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसको लेकर राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल सड़क खराब होने के कारण मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है, जिससे राहगीर काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि सुचारू और सुरक्षित आवागमन के लिए सड़कों का ठीक होना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों से सड़क बनवाने की मांग की है, लेकिन फिर भी सड़क बनाने के लिए किसी ने सुध नहीं ली, जिसको लेकर राहगीर काफी परेशान है। ये सड़क कितने सालों से टूटी हुई है? 2 साल हुई टूटी हुई। साइकिल चलाते 2 घंटा जाते इस पे, साइकिल भी पड़ जाते नीचे, स्कूल में भी लेट हो जाते। कराया था ये 4-5 साल हो गया है। 500 किलोमीटर है। हाँ। हमारे कोई इमरजेंसी जाते हैं तो 4-5 घंटा लगता है। ठीक है, सबको बोला है, MLA भी सबको बोला, कोई बनाता नहीं है। पूरी रोड टूटी हुई है। 5-6 साल हो गया है, कोई बनाता नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर उदयपुरवारी झुंझुनू से है, जहां राजस्व गांव कोट को अलग ग्राम पंचायत बनाने की मांग की जा रही है। जिला कलेक्टर के नाम पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। सरपंच प्रतिनिधि आशकरण गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। वहीं नांगल ग्राम पंचायत में कोट के ग्रामीणों को लगभग 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। राजस्व गांव कोट की आबादी लगभग 3000 है। वहीं पंचायत के पूरे मापदंड पूरे कर रही है। आपको बता दें, राजस्व गांव कोट को अलग ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। सभी सर्व समाज के हमारे युवा नौजवान भाई, बड़े बुजुर्ग सभी लोगों ने यहाँ पर कलेक्टर साहब के नाम आज हमने SDM महोदय को आज ज्ञापन दिया है कोट ग्राम पंचायत को अलग बनाने के लिए, क्योंकि हमारे जो पंचायत है नांगल उस हेडक्वार्टर से हमारी लगभग दूरी 14-15 किलोमीटर पड़ जाती है, तो ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे ज़िले के झुंझुनू जिले के बॉर्डर का हमारा गांव है, काफ़ी सुविधाओं से हम लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए जो सरकार की गाइडलाइन है, वर्तमान में जो पुनर्गठन की प्रक्रिया अभी सरकार ने दी है, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत अलग बने, क्योंकि जनसंख्या, मतदाता, दूरी, पहाड़ी क्षेत्र, ये सारी चीज़ों में हमारी जो पंचायत है वो सारी शर्तों को पूरा कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कोट ग्राम पंचायत अलग बने और लोगों को, आमजन को राहत की मतलब सुविधाएं मिले, आमजन को परेशानी ना। कोट ग्राम पंचायत है वो नांगल में कमांड है, 2 ग्रामीणों को बनाकर एक नांगल पंचायत बना रखी है, जिसकी काफ़ी दूरी है 14 से 15 किलोमीटर और बीच में उदयपुरवाटी नगर पालिका एरिया भी आता है। तो ये तो वैसे देखी जाए तो अलग अलग ही होनी चाहिए। कोट और नांगल 2 ग्राम है, 2 पंचायत होनी चाहिए। और रात्रि चौपाल जैसे कार्यक्रम में तो ग्रामीण जो कोट के हैं वो नांगल पहुंच ही नहीं पाते, संभव ही नहीं होता। अगर जब कोई पहुंच भी जाए तो वापस आना मुश्किल है।
तो इसलिए हमारी जो मांग है वो जायज़ है। जनसंख्या के हिसाब से देख लें या दूरी के हिसाब से, तो इसकी अलग ग्राम पंचायत ठीक हो, जिसके लिए हम फिलहाल ज्ञापन दे रहे हैं। अगर अलग पंचायत नहीं हुई तो हमें धरना जैसा प्रदर्शन भी करना पड़ सकता है। खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने फूल मालाओं से केंद्रीय मंत्री शेखावत का स्वागत भी किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के पर्यटन क्षेत्र में बढ़ते दबाव को कम करने के लिहाज से हम नए पर्यटन क्षेत्र का डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम हर तरह के कार्य कर रहे हैं। आप सभी को और आपके माध्यम से आप सबके दर्शकों को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। ये अंग्रेजी नववर्ष 2025 का आगमन हम सब के जीवन में खुशियों का कारक बने और हम सब का राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प जो है और दृढ़ हो, ऐसी मैं सबको शुभकामनाएं आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में तेज गति के साथ काम करने में कामयाब हुए हैं, और दूसरी तरफ भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से जिस गति के साथ में प्रगति की है। खबर टोंक से है, जहां जयपुर कोटा पर स्थित गांव पहाड़ी के पास गोकशी का मामला सामने आया है। सूचना के बाद बरौनी थाना प्रभारी मावेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं जानकारी के बाद पुलिस 2 जनों को पूछताछ के लिए बरौनी थाना लेकर आई। एसपी विजेंद्र सिंह भाटी ने भी जानकारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खबर टोंक जिले से है, जहां गोकशी की घटना सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है और घंटा घर पर जमकर नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, टोंक जिले के हाईवे पर स्थित गांव पहाड़ी के समीप हुई गोकशी को लेकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। हिंदूवादी संगठनों ने टोंक घंटा घर पर रास्ता रोका और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस आने पर तुरंत रास्ता दिया। मौके पर टोंक सीओ राजेश, विद्यार्थी सहित पुलिसकर्मी, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नरेंद्र जय सिंह पुरा सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो मौजूद रहे। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।